हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लासेस में मैंने आपको द्विध्रुव के बारे में बताया था और उसमें बताया था कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकाल सकते हो। मैंने अच्छी और निरक्षी दोनों के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका जो है द्विध्रुव से रिलेटेड ये पॉइंट है आपका कि हम चाहें तो द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपका द्विध्रुव है, यह आपका ऋण आवेश है, यह आपका धन आवेश है। ठीक है, अब चलिएगा द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में आपका बिंदु है, किसी भी स्थिति में यानी द्विध्रुव को अच्छी और निरक्षी न रहकर किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत की तीव्रता को द्विध्रुव के कारण निकाल सकते हैं। हमने वो बिंदु भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है जहां पर हमें जो है यहाँ पर बिंदु जो है सेलेक्ट कर लिया है जहां पर देखिए ये ना तो निरक्षी है ना तो अक्षीय। ठीक है, ये हमारा बिंदु है। इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इसको जानने के लिए हम काम क्या करें। आप जानते हैं ये जो द्विध्रुव का आघूर्ण है, अगर हम अच्छी स्थिति में बात करें कि द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था वो आया था 2p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन r की पावर 3। और यही आधी दूरी पर निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसको आप निरक्षी लिखिए, निरक्षी, या इसे आप E1 भी कर सकते हैं, इसे E2 से जो है दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या इसे आप E1 ऐसे लिखते हैं E1 से और इसको जो है E2 से लिखते हैं, E2 से। ठीक है, अब ये आपका ऐसे था P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर 3। ठीक है, चलिए अब हम काम क्या करेंगे, इसी p का उपयोग करेंगे। उपयोग करने के लिए काम क्या करेंगे, ये जो हम बिंदु निकाले हैं इस बिंदु से होते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो है मध्य बिंदु से होकर जाए, यानी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इस दिशा में इस द्विध्रुव के आघूर्ण p की दिशा है। अब देख रहे हैं ये जो लाइन है इससे कुछ कोण थीटा बना रही है। अब हम काम क्या करेंगे, आप जानते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब P इस तरीके से है तो P के को हम घटकों के रूप में बांट जो है लेंगे। जैसा आप कक्षा 11 में कर रहे थे कि जो कोई भी सदिश है, ये सदिश यहाँ पर कोई सदिश A है, यहाँ से थीटा कोण बनाते इस A के दो घटक होंगे। एक इधर वाला घटक A cos थीटा होगा इस सदिश का, और इधर वाला घटक कैसा होगा A sin थीटा। ठीक है, सेम थिंग बिल्कुल उसी का उपयोग करेंगे। द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इस P को इनके घटकों के रूप में हम बांटेंगे। ठीक है, तो एक घटक हम लेंगे इस लाइन पर, जो जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे उस लाइन पर हम एक घटक ले लेंगे। तो ये P का इधर वाला घटक कितना हो जाएगा, P cos थीटा। ठीक है, अब इससे इसके 90 एंगल पे जो दूसरा घटक होगा वो होगा इस P का जो है P sin थीटा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल है वे 90 डिग्री के होंगे और ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, और इस दोनों को अगर हमें 90 एंगल दोनों के बीच का है अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो P कैसे होगा, P बराबर अंडर रूट P cos थीटा का स्क्वायर प्लस P sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 90 एंगल है तो ये आगे क्रम शून्य हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पूरा का पूरा P। ठीक है, चलिए इस चीज को कर सकते हैं, यहाँ आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या चीजें दिख रही है। आप मान सकते हैं कि द्विध्रुव का आघूर्ण एक तो इस दिशा में हो गया जो आपका है P cos थीटा, एक तो इसके 90 एंगल पे ये वाला जो है द्विध्रुव का आघूर्ण आ गया, ये कैसा है P sin थीटा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस जो द्विध्रुव का आघूर्ण P cos थीटा है उसके लिए इसी लाइन पर होगा। देखिए अब P cos थीटा के लिए हम मान सकते हैं कि जो द्विध्रुव का आघूर्ण P है ये दो घटकों से मिलकर बना है द्विध्रुव P cos थीटा, द्विध्रुव का आघूर्ण P sin थीटा। तो अब इस बिंदु की बात करेंगे तो इस बिंदु की जब हम बात करेंगे तो इस बिंदु के लिए जो P cos थीटा जो द्विध्रुव बनेगा उसके लिए यहाँ पर जो है ये स्थिति हो जाएगी अच्छी। ठीक है, और इस वाले द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए P sin थीटा के लिए ये वाली स्थिति क्या हो जाएगी, निरक्षी। ठीक है, तो ये आपका हो गया निरक्षी। ठीक है,
अब निरक्षी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये निरक्षी जब होगी तो निरक्षी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, इधर की तरफ। ध्यान रखिएगा जब हम निरक्षी यदि बता रहे थे ये ऋण ये धन आगे से इसके कारण इस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ऐसे कि इधर की तरफ आपका E2 था और इधर की तरफ आपका E1 हो गया, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी, इधर की। ठीक है, यानी बिल्कुल द्विध्रुव के जो है इस तरीके से आपका द्विध्रुव यहाँ पर है इस तरीके से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे होगी, बिल्कुल द्विध्रुव के जो है बिल्कुल समांतर। तो ये आपका जो है P sin थीटा हो गया, द्विध्रुव के आघूर्ण जो है बिल्कुल इन्हीं के समांतर इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए P sin थीटा की दिशा इधर है, जस्ट उसके विपरीत दिशा में आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब ये आपका हो गया E2 निरक्षी स्थिति के कारण और ये आपका हो गया E1। ठीक है, अब हम मान लें कि E1 और E2 यहाँ पर दो सदिश हैं, या कह सकते हैं दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र मान लें कि E है और ये यहाँ से E1 से कुछ पाई कोण बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सदिश है तो हम E1 से इसकी दिशा EP जो है दिखाना शुरू करेंगे, तो ये E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया। ठीक है, अब दोनों सदिश तो एक दूसरे के अभिलंबवत हैं, तो बात करें इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी किसी भी बिंदु पर, क्योंकि ये बिंदु की जो है इनके लिए जनरल पॉइंट है। तो जो अगर हम E की बात करें E कितना होगा, सदिश E1 प्लस सदिश E2, क्योंकि ये E1 और E2 सदिश है इसलिए हमको सदिश विधि द्वारा जोड़ दें। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है हम इस तरीके से लिख सकते हैं E का परिमाण कितना होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90। ठीक है, चलिए एक cos 90 एंगल का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए बस हमें इनकी वैल्यू रखनी है E1 और E2, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। E बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट E1 का मान कितना है 2P अपान में। अच्छा देखिएगा ये तो अच्छी और निरक्षी के लिए थी। ठीक है, अब जो है अगर इस दिशा में बात करेंगे कि अगर यहाँ पे जो E1 और E2 रखना है उसको हम कैसे रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो द्विध्रुव का आघूर्ण अगर जो है अच्छी स्थिति में है तो P होगा, लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव का आघूर्ण अच्छी स्थिति में कितना है P cos थीटा, इसलिए कितना हो जाएगा 2P cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर E1 बल्कि मत करिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आप E1 ले लीजिए तो सही रहेगा। E1 बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2P cos थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर 3 और यहाँ पर आपको E2 हो जाएगा P sin थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे E1 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर अच्छी स्थिति है तो अच्छी स्थिति में द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है P cos थीटा, इसलिए हमने यहाँ पर 2P cos थीटा लिया है। ठीक है, और यहाँ पर लिया है P sin थीटा। ठीक है, अब यह आपको हो जाएगा 2P cos थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर 3 P sin थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर 3 इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में से देखेंगे P cos थीटा को यहीं पे रहने दे, P यहाँ से P स्क्वायर है, ये दोनों बाहर के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 3 ये दोनों टर्म आपस में बाहर जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 3 अंडर रूट। यहाँ से आपको बचा देखिए 2 पाई स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचेगा sin स्क्वायर थीटा। अब काम क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर या sin स्क्वायर को किसी एक रूप में तो sin को cos में बदल दिए क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपको हो जाएगा P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 3 इनटू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर सॉरी sin है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से काम क्या करेंगे, E बराबर हो गया P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3 इनटू अंडर रूट
देखिए इसमें से एक जब बढ़ेगा तो ये क्या बचेगा, 1 को पहले कर लें, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये चीज अब यहां पर देखेंगे, ये जो चीज है वो ये बताती है कि अगर थीटा की वैल्यू के अनुसार आप चाहें तो अच्छी या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कोशिश करते हैं। तो अगर हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण लेना चाहें तो अच्छी स्थिति में आएंगे, तो अच्छी स्थिति में के लिए क्या होगा, जब इसको झुकाते जाएंगे और इनको इधर लेते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। या सीधी सी बात करते हैं, अगर हम अच्छी स्थिति में दोनों पी को करना चाहें तो अच्छी स्थिति में इधर की तरफ पी है तो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0। देखिए अच्छी स्थिति के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। जब यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, और 1 का पूरा 3 में करेंगे, 3 3 4, और 4 को जब अंडर रूट से बाहर आएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 2p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर 3। देखिए ये वही जनरल लूप है जो शुरुआत में हमने आपको दिखाया था। सेकंड, निरक्षी के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। निरक्षी बिंदु का क्या मतलब कि जो है द्विध्रुव के कारण कहीं पर दो द्विध्रुव को मिलाने वाले लाइन क्या लंबवत लाइन का, यानी यहाँ पर भी। तो जब निरक्षी पे जाएंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ बचेगा 1, अंडर रूट 1 का कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 का पूरा p में करेंगे कितना आएगा, p। तो e निरक्षी, ये आपका था अच्छी, ये आपका हो जाएगा p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की पावर। ठीक है, तो इस तरीके से चाहें तो अच्छी या निरक्षी किसी में भी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब चलिए अब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश राशि है, तो यहाँ से चाहे तो आप दिशा को निकाल सकते हैं। ठीक है, दिशा निकालने के लिए यहाँ पर अगर आप जो है उपयोग करें, दिशा निकालने का मतलब इस कोण को आप जो है अगर डिफाइन करना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं tan phi। ठीक है, tan phi बराबर, अब यहाँ से आप इसका उपयोग करें लंब बटे में आधार। ठीक है, तो लंब बटे में आधार अगर लेना है तो इस टर्म को आप यहाँ से जो है उपयोग करें। तो अब यहाँ पे ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार, तो लंब आपका E2 होगा, आधार क्या होगा, E1। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं E2 अपान में E1। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से इस वैल्यू को रखकर चाहे तो आप जो है पाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए E2 की वैल्यू हम रखना चाहते हैं tan phi E2 यहाँ से ले तो आपको रहा ये E2, ये आपका है p sin थीटा बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर 3 बटे में 2p cos थीटा बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r के पावर। देखिए p sin थीटा अपान में sin थीटा को छोड़ दिया तो p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, tan pi इक्वल टू 1/2 sin थीटा बटे में cos थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, या दैट सिंपलाइज इस तरीके से pi इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। इस तरीके से चाहें तो हम इसके परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालेंगे। चलिए इसके बारे में जो भी चीजें हैं आप जो है अगर कोई बातें समझ में ना आए तो हम लोगों का जो लिंक है उस पर आप जो है अपने सवालों को भेजकर और अपने जवाब को जो है ले सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन सभी चीजों को जो आप पूछ रहे हैं या जो मैं बता रहा हूं और अधिक से अधिक सरल तरीके से आपको जो है बता सकता हूं। धन्यवाद।